तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फ्रेश टॉपिक रिटायरमेंट बेनिफिट का जो है आपका ग्रेच्युटी। जी हाँ, ग्रेच्युटी को कवर किया गया है सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 में। तो सेक्शन 10 की जब बात करते हैं तो माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए इट इज एग्जेम्प्टेड। ठीक है, बट कितना एग्जेम्प्टेड वो हम देखेंगे। ग्रेच्युटी आपका देखिए 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है ग्रेच्युटी को। एक आपका कब मिल सकता है ग्रेच्युटी का, ड्यूरिंग सर्विस। आपको आपकी सर्विस के दौरान ग्रेच्युटी का पैसा मिल सकता है, आप चाहो तो निकलवा सकते हो, या फिर एक पैसा आपको मिल सकता है आपके रिटायरमेंट पे, या फिर आपको मिल सकता है आपकी डेथ पे। आपको तो नहीं मिलेगा बट आपके जो नॉमिनी है उस नॉमिनी को पैसा मिल सकता है। तो तीनों सिचुएशन में आपका अलग अलग टैक्स ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, तो देखिए बहुत ही लॉजिकली सोचेगा आप लोग, ग्रेच्युटी क्यों लाया गया। ग्रेच्युटी इसलिए लाया गया कि आप जब आपका रिटायरमेंट हो या जब आपका सुपर एन्युएशन हो या जब आप रिजाइन करके जाएं या फिर आपका डेथ हो जाए, मतलब लॉन्ग टर्म के बाद आपको एक लंप सम पैसा मिले ताकि आप फ्यूचर में दिक्कत में ना पड़ो, आप अच्छा कुछ कर सको। ठीक है, तो अगर आप वैसे समय में अगर आप लोगे तो हम देखेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तब आपको बेनिफिट मिलनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपकी सर्विस के दौरान अगर आपने पैसे निकाल लिए, अभी आपकी नौकरी चल रही है और आप नौकरी के बीच में अगर पैसे निकाल ले रहे हो तो आप पहले से एक फायदा ले रहे हो ना। अगर आप पहले से फायदा लोगे, सरकार कहती है हमको टैक्स भी दे दो फिर। तो देखो, अगर आप आपके सर्विस के दौरान अगर आपने ग्रेच्युटी का पैसा रिसीव किया तो उस केस में इट इज कंप्लीटली टैक्सेबल, आपको टैक्स देना पड़ेगा उस पैसे के ऊपर, वो एग्जाम्प्ट नहीं होगा। दूसरा केस, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो बहुत ही सिंपल है, डेथ हो गई और उससे गवर्नमेंट अगर पैसे मांगेगा तो ये थोड़ा सा खराब होता है, मतलब इमोशनल, इंडिया में बहुत क्या इमोशंस है ना। तो सरकार कहती है यार सोचो अगर वो मर गया है और हम जाके उसके घर वालों को बोलेंगे कि भैया ये तो मर गया लेकिन हमको तो इसका ग्रेच्युटी के ऊपर इनकम टैक्स दो, तो बात बहुत गलत हो जाएगी। तो इसलिए क्या बोला गया कि अगर आपको डेथ के बाद अगर आपको नॉमिनेशन को आपकी नॉमिनी को मिल रही है तो इट इज कंप्लीटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब जो आता है थोड़ा सा घुमाने वाला पार्ट, वो आता है ऑन रिटायरमेंट। अब यहाँ पर से मैं चाहूंगा कि आप लोग आपका आने वाला 5 से 10 मिनट अच्छे से दीजिए और इस चीज को समझिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आपका 10 मिनट अभी अगर आप देते हो फोकस के साथ तो आप फ्यूचर में ग्रेच्युटी का कोई भी नंबर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आपने पहले किसी भी फैकल्टी से क्लास लिया होगा, डजेंट मैटर, अभी सिर्फ 10 मिनट आप समय दे दो, आपको सब कुछ समझ में आएगा, बहुत ही इजी तरीके से समझ में आएगा। और ग्रेच्युटी का मैं ये आपको कहूंगा कि इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आप लोग को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ग्रेच्युटी एक्ट। जी हाँ, अभी तक अगर आपने ग्रेच्युटी एक्ट नहीं पढ़ा है तो मैं उसकी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाइएगा वहां से और पहले ग्रेच्युटी एक्ट को देखिए। अराउंड आपका 30 टू 40 मिनट्स का वो लेक्चर है, उसमें कंप्लीट हम ग्रेच्युटी एक्ट के बारे में डिस्कस किए हैं, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से, बहुत ही ब्रीफ तरीके में और बहुत ही अच्छे तरीके से, वो वीडियो देखिएगा। तो चलिए, रिटायरमेंट में अगर आपको पैसा मिल रहा है ग्रेच्युटी का, तो देखिए किसको मिल सकता है, या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है या फिर आपका नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है। ठीक है, तो भैया अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसको अगर ग्रेच्युटी का पैसा मिला तो भैया वो बल्ले बल्ले फुल्ली एग्जेम्प्ट, उसको टैक्स देना ही नहीं है, बात खत्म। ठीक है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिटायरमेंट में ग्रेच्युटी का पैसा मिले तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो बचा कौन, प्राइवेट एम्प्लॉय, उसके सर पे बम फूटेगा। तो देखिए, अगर एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो सिचुएशन को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। क्या, या तो वो कवर होगा ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर, कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट, या तो वो एम्प्लॉय ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर होगा या फिर वो ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों केस में आपका अलग अलग सीन होता है। फर्स्ट देखते हैं, अगर वो ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर अगर कवर है तो हम कैसे करेंगे। फर्स्ट एक्चुअल अमाउंट जो उसको ग्रेच्युटी में मिला वो पैसा लिखेंगे, उससे लेस करेंगे क्या, एग्जाम्पशन, कितना उसको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, बेनिफिट कितना होगा, लोअर ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या लोअर ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट, एक्चुअल अमाउंट जो उसको मिला वो अमाउंट को कंपेयर करेंगे किसके साथ, 15 डेज का सैलरी। देखिए 15/26 पता चला, अभी हमने कुछ देर पहले देखा था आपका ग्रेच्युटी एक्ट में 15/26 डेज दिया था, याद है आपको, ये वही चीज है। 15/26 मतलब क्या, टोटल एक महीने में होते हैं 30 डेज, लेकिन 4 संडेज एवरेज माइनस कर दो तो बैलेंस 26 दिन काम होता है और उस 26 दिन का सैलरी आपको मिलता है। तो 26 दिन का सैलरी जो मिलता है उससे आप लोग निकाल लो कितना, 15 दिन का सैलरी। तो इस चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस चीज को हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरीके से, 15/26। तो इसीलिए ये आ गया आपका 15 डेज का सैलरी। ठीक है ना, एक्ट में क्या लिखा था ग्रेच्युटी एक्ट में, 15 डेज का वेजेस, याद है आपको। हाँ, तो वही देखिए 15 डेज का वेजेस मतलब 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी, आपने जो लास्ट जो सैलरी ड्रॉ करी थी वो पैसा लेंगे। और ये लास्ट ड्रॉन सैलरी किसके केस में याद है आपको,
टाइम वेजेस के केस में। लेकिन अगर ही वाला अगर आपका पीस वेज होता तो पीस वेजेस होता तो याद है आपको क्या करेंगे हम, लास्ट 3 महीने का हम क्या करेंगे, एवरेज सैलरी लेंगे। आई होप आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, तो 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विसेज और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। जी हाँ, मतलब जितने साल आपने कंप्लीट किए उतने साल को मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर मान लो अगर आपने 6 महीने से ज्यादा अगर काम किया तो उसको भी हम क्या मानेंगे, 1 ईयर कंप्लीट सर्विसेज मानेंगे। समझ में आ गया आपको? बहुत ही सिंपल है। उस अमाउंट को लिखेंगे एंड मैक्सिमम डिडक्शन 20 लाख रुपए जो कि अलाउड है। तो इन तीनों में मतलब एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव हुआ वो, उसको कंपेयर करेंगे 15 डेज का एवरेज सैलरी के साथ, मतलब 15 डेज का सैलरी के साथ इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर, और उसको कंपेयर करेंगे मैक्सिमम 20 लाख के साथ। इन तीनों में विच एवर इज लोअर वो पैसा आपको क्या मिलेगा यहाँ पर एज ए डिडक्शन के तौर पे मिल जाएगा। तो टोटल आपको अमाउंट जो मिला ये एक्चुअल अमाउंट रिसीव, उससे माइनस करेंगे आपका एग्जिम्पशन, देन जो बैलेंस पार्ट आपका रहा ये पार्ट आपको हो जाएगा टैक्सेबल ग्रेच्युटी। बहुत ही सिंपल सा है, अभी शायद आपको समझ में ना आए, बट कुछ देर बाद जब हम नंबर सॉल्व करेंगे तो आपको इस समझ में बहुत अच्छे तरीके से आएगा। अब हम बात करते हैं कि ऐसे एम्प्लॉय जो ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर नहीं है, ठीक है, उनको अगर ग्रेच्युटी मिलता है तो क्या होगा, एक्चुअल अमाउंट उससे लेस करेंगे क्या, लोअर ऑफ व्हाट, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और हाफ ऑफ एवरेज सैलरी। जी हाँ, और एवरेज सैलरी ऑफ 10th प्रीसीडिंग मंथ ऑफ रिटायरमेंट। जी हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा और याद रखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले हाफ 1/2 कर दिया, यहाँ पर 15/26 वाला कंसेप्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अदर केसेस में ना संडे को भी बहुत लोग काम पे बुलाते हैं, संडे को भी छुट्टी नहीं होती, या हाफ संडे तो काम पे करना पड़ता है, ऐसे भी होता है। तो इसलिए वहां पर 15/26 वाला लफड़ा नहीं रखे, वहां पर हाफ मंथ सैलरी मतलब क्या, 1/2 कर दिया गया। ठीक है, तो 1/2 किया गया इंटू एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ प्रीसीडिंग मंथ ऑफ रिटायरमेंट, मतलब जिस महीने आपकी रिटायरमेंट हुई उसके पहले के 10 मंथ का सैलरी लेंगे, उसको एवरेज निकाल देंगे। मतलब कुछ इस तरीके से, मान लो आपने इस 11th मंथ में रिटायरमेंट लिया, इसके पहले का जो 10 महीना था, इन 10 महीनों का जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 10 महीने का जो सैलरी होगा, उस 10 महीने की सैलरी को मान लो 10,000 रुपया उसका सैलरी था टोटल, डिवाइड बाय 10 मंथ, तो एवरेज जो निकला मतलब कितना हो गया, 1,000 रुपये पर मंथ। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट प्रीसीडिंग 10 मंथ बिफोर द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। बिफोर द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, आपका मंथ ऑफ रिटायरमेंट क्या है 11, तो उसके पहले का जो 10 महीना है, उन 10 महीनों का जो सैलरी है उन सबको टोटल कर दो और उसका एवरेज निकाल दो। ठीक है, और उसका फिर हाफ कर दो, तो क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ प्रीसीडिंग मंथ ऑफ रिटायरमेंट। ये जो आएगा इसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विसेज, जितने साल आपने कंप्लीटेड सर्विसेज किया है। यहाँ पर पार्ट देयर ऑफ नहीं है, याद रखिएगा इस वाले केस में पार्ट देयर ऑफ वाला पार्ट नहीं है, मतलब अगर इसने 7 साल 8 महीना भी अगर काम किया तो सिर्फ 7 महीना कंप्लीटेड ईयर माना जाएगा। समझ में आ रहा है ना? जो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं है उसको, इसको 7 महीना मानना पड़ेगा, लेकिन अगर ही एम्प्लॉय ग्रेच्युटी एक्ट में कवर होता तो इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम 8 ईयर मानते हैं, क्योंकि दिस इज मोर देन 6 मंथ। समझ में आ गया आपको? थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बट बाद में इजी लगेगा। तो क्या हो जाएगा, फिर से देखिए, half of average salary of 10 months preceding the month of retirement into number of completed services, only completed not part thereof। किस केस में, आपका not covered under gratuity act, ऐसे एम्प्लॉय जो gratuity act में कवर नहीं है वैसे लोगों के लिए बोला गया ये। और मैक्सिमम लिमिट आपका 10 लाख, उन लोगों के लिए 10 लाख का लिमिट है, लेकिन जो ग्रेच्युटी एक्ट में है उसके लिए कितना है, 20 लाख, और जो नॉन ग्रेच्युटी में है उसके लिए क्या है, 10 लाख का लिमिट। समझ में आया आपको? ओके, अब देखिए, if problem does not specify whether it is covered under or not covered, assume it is as uncovered in gratuity act, उसको uncovered treat करना। और इन केस ऑफ सीजनल एम्प्लॉय आप क्या लोगे, 7/26 डेज लोगे, जो हम ग्रेच्युटी एक्ट में ही पढ़े थे। सीजनल के केस में क्या करोगे आप, 7 डेज का सैलरी लेते हो, एंड अगर वो एम्प्लॉय ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं है तो नॉर्मल आपका हाफ लोगे रेदर देन 15/26 वाला सीन। एंड यहाँ पर सैलरी का मतलब क्या, सैलरी कवर्ड इन ग्रेच्युटी एक्ट, अगर वो ग्रेच्युटी एक्ट में अगर आ रहा है तो बेसिक सैलरी प्लस डीए, डीएनएस अलाउंसेस, और यहाँ पर वेदर द डीए इज फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट और नॉट, वो डीएनएस अलाउंसेस अगर आपका रिटायरमेंट का पार्ट बने या ना बने फर्क नहीं पड़ता, टोटल डीएनएस अलाउंसेस मतलब बेसिक सैलरी प्लस टोटल डीएनएस अलाउंसेस, ये आपका क्या हो जाएगा, सैलरी हो जाएगा।
ऐसे एम्प्लॉय के लिए जो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर है, याद रखना। और जो एम्प्लॉय ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं आ रहे हैं उनके लिए हम सैलरी का मतलब क्या निकालेंगे, उनके लिए सैलरी का मतलब हो जाएगा बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंसेस प्लस आपका कमीशन, जो कि आपका टर्नओवर बेसिस पे होगा। समझ में आ गया? और ये हम कितने महीनों का लेंगे, लास्ट 10 मंथ का एवरेज लेंगे। क्लियर? यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो नॉर्मल केस में क्या बोला गया है, इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, उसको हम क्या मानेंगे, इट टेक्स 1 कंप्लीट ईयर, उसको आप एक कंप्लीट ईयर मानोगे। लेकिन अब यहाँ पर सीन देखिए, अगर आप कवर्ड इन ग्रेच्युटी एक्ट हो, ठीक है, और उस केस में एग्जांपल देखिए 32 ईयर 3 मंथ अगर आपका आपने सर्विस किया, तो उस केस में हम 32 ईयर्स कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस मानेंगे। आपने 32 ईयर 6 मंथ अगर काम किया, तो उस केस में हम 32 ईयर मानेंगे। अगर आपने 32 ईयर्स 8 मंथ काम किया, मतलब मोर देन 6 मंथ हो गया, तो उसको हम 33 ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मानेंगे। कब? जब आप ग्रेच्युटी में कवर हो, ग्रेच्युटी एक्ट में कवर हो। समझ में आ गया आपको एग्जांपल? देन द लिमिट ऑफ 10 लाख एंड 20 लाख इज इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयर। जी हाँ, अब आप ऐसा नहीं कि अगर आपके पास 5 एम्प्लॉयर है, आप पांचों एम्प्लॉयर से 20-20 लाख का बेनिफिट ले लें या 10-10 लाख का बेनिफिट ले लें। इट इज टोटल एग्रीगेट। आप चाहे, आपको ग्रेच्युटी मिल रही है ना, सरकार एक एम्प्लॉय को बेनिफिट देना चाहती है, ठीक है, तो एक एम्प्लॉय को अगर 100 अलग अलग एम्प्लॉयर से भी मिलाकर पैसे मिले, तो मैक्सिमम 20 लाख का या 10 लाख का एज अ केस में भी आपको बेनिफिट मिलेगा डिडक्शन का। समझ में आ गया आपको? तो ये था हमारा इनकम टैक्स में ग्रेच्युटी का प्रोविजन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम